एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको हम लोग अपार आईडी कहते हैं, तो वो आपको बनाना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ में अगर आप दूरस्थ माध्यम से, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, या अगर आप ऑनलाइन कोई पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड के लिए भी एक कंपलसरी एक कंपोनेंट है कि आपको जितने भी स्टूडेंट आप जुड़ेंगे तो उन सभी को कहीं ना कहीं से एक डेब आईडी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत जो अथॉरिटी है, तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अंतर्गत अपने आप को नामांकन कराना होगा। और जब आप नामांकन कराएंगे तो आपको 12 डिजिट का एक नंबर, एक कोड मिल जाएगा जो आपका एक यूनिक नंबर होगा, और उस यूनिक नंबर का आप इस्तेमाल करने के बाद ही आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ कि आपको अगर इग्नू में प्रवेश लेना है तो उससे पहले आपका डेब आईडी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में जो आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर का होना आवश्यक है। और उसके साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, आपको डेब आईडी अगर बनानी होगी तो उस डेब आईडी से पहले आपको एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, या अपार आईडी आपको बनानी होगी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको किस तरह से बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें हम बता पाएँ। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी कहा, कि जो जुलाई 2025 सेशन में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक हो गई है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपको समझनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये केवल इग्नू ही में ही नहीं, बल्कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये आवश्यक है। तो अगर आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रवेश लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको डेब आईडी और एबीसी आईडी बनानी आवश्यक होगी। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो पहली जो आपको आईडी है, जिसको हम लोग कहते हैं अपार आईडी या एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी, तो ये बेसिकली कैसे बनानी है, इसके लिए आपको अपना जो सबसे पहली जो आपको आवश्यकता होगी, उसमें आपको ये एक जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में अगर हम देखते हैं तो डिजी लॉकर एक इस तरह का मतलब मेन आपका ये मतलब आप इसको वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी जो एड्रेस है वो digillocker.gov.in है। अगर आप digillocker.gov.in से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आप गूगल में अगर आप देखते हैं google.com में, और इसमें जैसे ही आप गूगल में आप डिजी लॉकर का ऑप्शन लेंगे तो ये गूगल का जो मेन है, तो इसमें आप गूगल में आप जैसे ही डिजी लॉकर आप इस गूगल में डिजी लॉकर को क्लिक करेंगे तो आपका जो डिजी लॉकर है इसका जो मेन वेबसाइट है वो आपको सबसे पहले दिख जाएगी। और इस तरह से आप ये डिजी लॉकर की मेन वेबसाइट है। डिजी लॉकर के बारे में आपको 2 मिनट बताना चाहूँगा। डिजी लॉकर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये इनिशिएटिव है, और डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर, जिस तरह से हम लोग बैंक में लॉकर की बात करते हैं तो उसी तरह से ये एक ऑप्शन है जिसमें अगर आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, कई इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके चाहे वो आपके अपने आधार कार्ड है, इसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेफ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, और भी जो भी है। तो ये सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स, उनके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके हेल्थ और वेलनेस के डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मतलब ऑप्शन है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि
जब आप डिजी लॉकर को एक्सेस करते हैं यहाँ पर ये डिजी लॉकर को, तो इसमें एक बार आपको लॉगिन या रजिस्टर करना होगा। और लॉगिन करते समय आपको इस तरह का एक जो आपका आधार कार्ड का जो नंबर होता है, उसी आधार कार्ड के मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। जैसे मैं अपना नंबर यहाँ यूज़ करता हूँ और उसके साथ में जैसे ही आप करेंगे तो या तो आपको पहले बार में तो आपको सिक्योरिटी पिन जनरेट करना होगा, और अगर आप रेगुलर यूज़र हैं तो वो पिन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको OTP के थ्रू एक्सेस करना होगा। तो ये एक डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किस प्रकार से आप डिजी लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिजी लॉकर का जो आपका इंटरफेस है पर्टिकुलरली, जैसे ये मेरा है जिसमें आप आधार कार्ड, अपार ID और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से अपने क्रिएट करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखिए, ये डिजी लॉकर के बाद में आपका जो अगला चरण होगा वो यहाँ से अभी जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं या जो मेन आपकी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जब एक्सेस करेंगे अपना अकाउंट के थ्रू, तो उस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उन डॉक्यूमेंट्स में गेट मोर डॉक्यूमेंट्स में आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ ABC ID या APAAR, तो जैसे ही आप APAAR अपार यानी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आपको एक ऑप्शन है, तो ये वन डॉक्यूमेंट्स फाउंड, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इन द सेंस NAD is a backbone of ABC which where the student academic data are held for ये आप इस तरह से ये अपार ID है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जो मेन जो अपार ID या फिर आपको जो ABC अकाउंट अगर आपका ये करना होगा, तो यहाँ पर एक ये आपको एक तो आपका नाम दिखेगा जो आपका एज़ पर आपका आधार जो नाम है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखेगी, और उसके साथ में आपका जो जेंडर मेल या फीमेल, इसके साथ में अगर आपको आइडेंटिटी वैल्यू में आप मैं अपना अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपनी आइडेंटिटी वैल्यू देनी होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप नॉप करके ऑप्शन है उसको करके आप कर सकते हैं। और ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको ये अपार ID यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में दिखने लगेगा। और ये अपार ID का जैसे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व्हीकल, और ये अपार ID का है। इस अपार ID को जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपार ID दिखती कैसे है वो आप समझ सकते हैं इसको। और ये जो है वो अपार ID इस तरह से आपके इस अपार ID में आपका नाम मेंशन होगा, इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ होगी, और एक 12 डिजिट का आपको एक नंबर होगा जिसको हम लोग अपार ID कहते हैं। तो ये जो 12 डिजिट का नंबर है, सपोज जो भी आपका नंबर है, इस नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद ये आपका पहला स्टेप होगा जिसको हम लोगों ने डिजी लॉकर के थ्रू अपार ID क्रिएट की। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आप फिर से जो सेकेंड स्टेज है, जैसे मैंने कहा कि अभी आपको गूगल में आपको फिर से जाना है
और ये डेब आईडी लॉगिन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेब आईडी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की एक विंडो आपको सामने दिखेगी। और ये जो विंडो है, इस विंडो में आप देखेंगे कि आपका जो डेब आईडी कैन बी क्रिएटेड, और यहाँ पर आपको एबीसी आईडी मांगेंगे। और ये एबीसी आईडी में आपको जो एबीसी आईडी आपने बनाई थी डिजी लॉकर के थ्रू, उस एबीसी आईडी को यहाँ एंटर करेंगे। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको ये जो डेब आईडी है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाएगी। उसमें आपका नाम, आपका जेंडर और एक डेब आईडी, एक सिस्टम आपको दिख जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके बाद फिर आप अपार आईडी से डेब आईडी, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जब आपके पास डेब आईडी आ जाती है, अब इस डेब आईडी के बाद में आपका अगला प्रोसेस होगा इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाने का। तो यहाँ पर आप इस तरह से मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं। और जैसे ही आप इस मुख्य वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ignou.ac.in इस तरह का एक मेन इसका पेज दिखेगा। और इस पेज में आप स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज हैं, वो सामने आपको दिखेंगी, जिसमें जो प्रोग्राम इस समय हम लोग ऑन ऑफर है जुलाई 25 में, तो वो प्रोग्राम की डिटेल आपको देख सकते हैं। एडमिशन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर, तो इस तरह की ये सारी डिटेल है, जिसमें मैं एडमिशन वाले लिंक को क्लिक करता हूँ। एडमिशन में भी आपके यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग या स्टडी सेंटर के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है ओडीएल प्रोग्राम या ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। तीसरा ऑप्शन है आईओपी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या फॉरेन स्टूडेंट अगर रजिस्टर करेंगे तो इस लिंक के थ्रू करेंगे, पीएचडी प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक तो ओडीएल और ऑनलाइन। क्योंकि कभी कभी एक स्टूडेंट का इस तरह का भी प्रॉब्लम होती है कि उनको ओडीएल और ऑनलाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ओडीएल मतलब मैं कहूँगा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो एक आपको स्टडी सेंटर आपको मिलता है और उस स्टडी सेंटर के थ्रू ही आप असाइनमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपना कंटिन्यू करते हैं। दूसरा यह कि आपका जो दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें ये स्टडी सेंटर का प्रावधान नहीं होगा, बल्कि उसमें जो आपका जो इग्नू में जैसे ही आप प्रवेश लेते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में, तो ऐसी स्थिति में आपका जो स्टडी सेंटर के स्थान पर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, या सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि एक ऑनलाइन लिंक आपको मिल जाएगा। और उस लिंक के माध्यम से आपको अपना जो स्टडी का प्रोसेस है तो वो आपको कंटिन्यू करना होगा। और उसमें आपको एलएमएस पे ही जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसी पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और स्कैन करके पीडीएफ बना के। इसमें स्टडी सेंटर नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोगों का जो बेसिक एक्सपर्टाइज है, अगर मैं कहता हूँ, तो ओडीएल यानी स्टडी सेंटर के थ्रू अगर आप लेते हैं तो ओडीएल है। ऑनलाइन प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम जिसमें कि स्टडी सेंटर नहीं अलॉट होता, बल्कि ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपको कोर्स करना होगा। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये यहाँ पर चूँकि प्रोसेस ऑनलाइन है दोनों ही पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, चाहे आप ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं या ऑनलाइन में, दोनों ही स्थिति में आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। और अब आगे का आपको डिसाइड करना है कि आपको ओडीएल में एडमिशन लेना है या ऑनलाइन में। तो अब जैसे मैं ओडीएल प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो ओडीएल प्रोग्राम के केस में आप देख सकते हैं कि ये जो
आप देख सकते हैं कि ये जो ये आपकी जो मेन वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे जैसे ही अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये जो ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन की विंडो है। और ये ओडीएल प्रोग्राम में जब आप इस पेज को एक्सेस करते हैं तो इसमें ध्यान रखें, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन को अगर आप पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए ये एक कन्वीनियंट सिस्टम होगा। क्यों कन्वीनियंट होगा? क्योंकि जो अगर जैसे आपको प्रवेश से पहले क्या क्या मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसमें इस पेज पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर प्रोग्राम के बारे में जानना है, प्रोग्राम मतलब जो भी आपने बीए में एडमिशन लेना है, एमए में लेना है, या फिर आपने सपोज किया कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ ऊपर टॉप में प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर जुलाई 2025 में हम लोग ऑफ़र में हैं, तो वो सारे प्रोग्राम की जानकारी आपको इस टैब के माध्यम से मिल जाएगी। अब इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसे आपको ढूंढना है। सपोज आपको अगर मैं अगर बात करता हूँ कि आपको एमबीए के बारे में, तो एमबीए आप एक सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे एमबीए की कैटेगरी आपको मिल जाएगी, जिसमें एमबीए प्लेन है, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए कंस्ट्रक्शन, एमबीए फाइनेंस, एमबीए हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन। तो ये सारी कैटेगरी है जिसमें आप एमबीए के साथ में अभी जैसे मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम की अगर आपको देखना है तो आप केवल एक टाइप करेंगे ऊपर सर्टिफिकेट, तो आपको CERTIFICATE, तो देखिए सर्टिफिकेट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर इग्नू द्वारा जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जैसे ये आपका सर्टिफिकेट आपका जो है वो एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज, तो ये सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी इवन आपको जैसे मैं कहूँगा कि अगर ये एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको एक NUTRITION न्यूट्रिशन पे अगर आपको सर्च करना है, तो न्यूट्रिशन के केस में भी अगर आप इसमें प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में सर्च टैब को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन कौन से हैं, जैसे हमारे इग्नू में एक है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, और मास्टर्स ऑफ साइंस MSc इन डाइटिक्स एंड फूड ये मास्टर्स ऑफ साइंस इन फूड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में अगर हम सर्च करते हैं AGRICUL एग्रीकल्चर में, तो आपका ये यहाँ पर इसमें है CGAS सर्टिफिकेट इन जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन BACM डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कॉस्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो ये अब आपको सबसे पहले इस पर थोड़ा समय दें पहले, क्योंकि जो भी प्रोग्राम है उसका एक वर्ड से आप उस प्रोग्राम के बारे में निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 4 ईयर हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम है, तो सपोज़ किया कि मैं इसमें अगर इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स है, 4 ईयर में बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, या सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, तो इसमें यहाँ पर या MA इकोनॉमिक्स। तो ये आपका जो इकोनॉमिक्स या किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको एडमिशन लेना है या बैचलर डिग्री अगर जिस सब्जेक्ट से करनी है, तो यहाँ पर अगर जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की डिटेल आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पिछले बार भी अपने सेशन में कहा था, तो एक जैसे अगर हम बात करते हैं इग्नू की, तो इग्नू में अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, अभी मैंने हिस्ट्री आपके सामने रखा हुआ है, तो
तो यहाँ पर आपके जो हिस्ट्री में दो तरह के आपके ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन वो है जो हम लोग कह सकते हैं कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, और यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री, देन थर्ड इज़ मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर दो तरह के ग्रेजुएशन है। ये फर्स्ट टू जो प्रोग्राम है वो दोनों हिस्ट्री में ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, और ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी दो तरह के होंगे। एक जिसकी ड्यूरेशन 3 ईयर है, दूसरा ड्यूरेशन इसकी 4 ईयर होगी। तो बैचलर ऑफ 4 ईयर इन हिस्ट्री, देन बैचलर ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स, ये 3 ईयर प्रोग्राम है। और जो 4 ईयर प्रोग्राम है वो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं, और उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रावधान है। ऑनर्स में इस तरह का प्रावधान आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका एक तरीका होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अब होम स्क्रीन पे मैं फिर से आता हूँ। अभी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था, अब होम स्क्रीन पे आते हैं। होम स्क्रीन में जैसे ही आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2025 तक है। तो ऐसी स्थिति में 31 जुलाई के तक आपके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपका है कि प्लीज़ नोट दैट डेब आईडी इज़ मैंडेटरी, यानी कि बिना डेब आईडी के लिए बिना आप इसमें प्रवेश की प्रक्रिया आगे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप डेब आईडी बनाएं, जिसको मैंने अपने स्टार्टिंग में ही सेशन में अपना मेंशन किया था। और डेब आईडी से पहले अपार आईडी या एबीसी आईडी बनाना आवश्यक है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप का इग्नू के द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और इन पाठ्यक्रमों में जैसे BAM है, BScM है, या BCom जो मल्टी डिसिप्लिनरी या BCom 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो कुछ पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और वो भी 50% है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप पूरी चाहिए तो आप NSP पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, PG सर्टिफिकेट इन मेडिकल मैनेजमेंट, देन सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये फिक्स्ड इनटेक के प्रोग्राम हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं फ्लिप प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट का नंबर लिमिटेड होता है, तो इन प्रोग्राम के लिए आपको अलग से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी 500 रुपीज़ जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको ऑल इंडिया बेसिस पर एक मेरिट बनती है, और एज़ पर द नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर आपको अपना एडमिशन कंफर्म होता है। तो जो फ्लिप एडमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो फिक्स्ड इनटेक फिक्स्ड लर्नर इनटेक प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में कि किस तरह से प्रवेश लेना है, तो आप इस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन प्रॉस्पेक्टस है, यहाँ पे कॉमन प्रॉस्पेक्टस डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। आप एक बार कॉमन प्रॉस्पेक्टस देख लें, और उसमें जो भी प्रोग्राम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, उसमें कितनी फ़ीस है और क्या प्रोसेस होगा, इग्नू की क्या पॉलिसी है, सारी चीज़ें कॉमन प्रॉस्पेक्टस में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में अब जो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखें कि एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्रवेश अभी प्रारंभ नहीं किया आपने, लेकिन उससे पहले अपना ये अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करें रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट किसी और का नंबर अपना दे देते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ये आती है कि जब स्टूडेंट को हम लोग बाद में इन्फॉर्म करते हैं इंडक्शन मीटिंग या बाकी इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसी स्थिति में वो चूँकि किसी और का नंबर होता है तो वो सूचना उस तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। इसके साथ में आप जब यूज़र नेम बनाएंगे, चूँकि इसमें जब प्रवेश करेंगे तो उससे पहले एक बार आपको रजिस्टर करना होगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाना होगा, और उसके बाद में आप एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आप अपना एडमिशन का प्रोसेस करेंगे।
तो ये जो रजिस्ट्रेशन होगा उस समय आपको अपना यूज़र नेम बनाना होगा जो 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। दूसरा आपको पासवर्ड बनाना होगा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी ABC और 1 2 3 दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद में आप सबमिट बटन करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आप प्रोसेस में जाएंगे फॉर्म भरने के, तो उस समय आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ 100 KB होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जिसका साइज़ 100 KB होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तीसरा चीज़, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सपोज़ आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। इसी तरह से आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखें जिनका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास एक ऑप्शन पहले से तैयार होना चाहिए कि आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है या नेट बैंकिंग यूज़ करनी है, तीनों ऑप्शंस हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन तैयार रखें, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो 200 KB से कम होने चाहिए। तो इतना जब आप तैयार कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप चाहें तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें अगर रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो देन दे कैन फॉलो द राइट साइड विंडो इन केस यू आर अ न्यू रजिस्टर्ड। इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू कैन क्लिक ऑन द, ये आपका जो पहले बार रजिस्ट्रेशन के लिए लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है। अब यहाँ पर जैसे मैं अगर कहता हूँ अपना ये आपका नाम अपना लिखना होगा, उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी आपको यूज़ करनी होगी, पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और ये आपको जो मोबाइल नंबर है इसको आप जैसे यूज़ करेंगे तो ये आपका रजिस्टर करने का ऑप्शन यहाँ से, बहुत सिंपल प्रोसेस है मैं कहूँगा। इसमें आपको एक बार अपना यूज़र नेम जो भी सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका नाम, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 1 या 2 मिनट का भी नहीं लगेगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक बार आपको एक्सेस करना होगा और एक्सेस करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस यानी कि जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से शायद कुछ टाइम का इशू रहा, लेकिन गेटवे टाइम आउटसाइड शायद कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम है। और फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। ये शायद हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मैं एक बार फिर से इसको देखता हूँ उसके आगे का प्रोसेस।
तो यहाँ पर आप ये जैसे मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले बार हो चुका था, उसके बाद अब जो है रजिस्ट्रेशन के बाद में दोबारा आपको प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ में। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर से वही चीज़ की आप अपना स्कैन फोटोग्राफ्स और ये सारी चीज़ें तैयार रखें। उसके बाद ये आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अब ये टोटल जो पूरा प्रोसेस है प्रवेश का, ये टोटल 9 चरण का है। इसमें पहले चरण में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। दूसरे स्टेज में आपको यहाँ पे अपनी जो डेब आईडी आपने क्रिएट की थी वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हैं, आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सारी चीज़ उसमें कौन कौन से, जैसे कुछ कोर्सेज, कुछ प्रोग्राम में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आपको कोर्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्सेज का मेंशन करना होगा। देन जो भी आपका करस्पॉन्डेंस डिटेल है, आपका जो एड्रेस है, वो सारी डिटेल भरनी होगी। और अपलोड सेक्शन में स्टेप 7 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो स्कैन का मैंने मेंशन किया था। उसके बाद फाइनल प्रीव्यू करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। और इस पूरे प्रोसेस में मैं इतना ज़रूर है कि जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि हार्डली 34 मिनट्स हुए हैं, जिसमें कि मैं आपको बता भी रहा हूँ। शायद संभावित तौर पर अगर सीधे मैं प्रयास करता तो 10 से 15 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आपको डिजी लॉकर एक्सेस करना है। डिजी लॉकर एक्सेस करने के बाद में आपको जो सेकंड जो प्रोसेस है वो ABC ID या अपार ID बनानी है। उसके जब अपार ID का नंबर आपको मिल जाता है तो डेब ID बनानी है, जो हार्डली 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए इग्नू में आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रवेश के समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके पहले रखें। आपको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट का जो मोड है वो आप पहले से तैयार रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ हार्डली 5 से मतलब मैक्सिमम 15 मिनट्स में आप इस एडमिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बाकी और जो भी ऑप्शंस आपको हम लोग प्रयास करेंगे समय समय पर आपसे जुड़ते रहें, आपके सवालों के जवाब हम देते रहें। धन्यवाद।